जरा सोचें कि आप एक वाइट ब्लड सेल हैं। आपको पता चलता है कि जिस्म में इन्फेक्शन है। मान लें कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और आपको इससे लड़ना है। जाहिर है आप ये अकेले नहीं कर सकते। आपको और ज्यादा वाइट ब्लड सेल्स की फौज चाहिए ताकि इन्फेक्शन से लड़ सकें। तो आप ये फौज बनाने के लिए क्या करेंगे? इस फौज को बनाने का पहला कदम यह है कि ये एक सेल तकसीम होकर दो नए डॉटर सेल्स बनाए। फिर ये दो सेल्स चार सेल्स बनाते हैं और वो चार सेल्स मजीद सेल्स बनाते हैं और ये सिलसिला चलता रहता है। और थोड़ी ही देर में आपके पास इन्फेक्शन से लड़ने के लिए सेल्स की एक पूरी फौज तैयार हो जाती है। तो ये अमल जिसमें एक सेल तकसीम होकर दो सेल्स बनाता है, इसे माइटोसिस कहते हैं। और सेल साइकिल में माइटोसिस इंटरफेस के बाद होती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इंटरफेस में क्या होता है तो आप हमारी इंटरफेस पर वीडियो देख सकते हैं। माइटोसिस में चार मुख्तलिफ फेजेस होते हैं। माइटोसिस का अमल प्रोफेज से शुरू होता है। अगला मेटाफेज है। इसके बाद एनाफेज और फिर टेलोफेज आती है। असल सेल डिवीजन यानी वो अमल जिसमें सेल वाकई दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है, इसे साइटोकाइनेसिस कहते हैं। लेकिन मैंने तो आपको बताया था कि माइटोसिस वो अमल है जिसमें एक सेल दो बन जाता है। तो फिर ये सारे फेजेस क्यों हैं और सिर्फ साइटोकाइनेसिस क्यों नहीं? देखें, यहां एक बात है, एक सेल के पास क्रोमोसोम्स का एक खास सेट होता है। फर्ज करें कि एक ह्यूमन सेल यानी इंसान के जिस्म में एक आम सोमैटिक सेल के पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जब ये सेल तकसीम होकर नए डॉटर सेल्स बनाता है तो हर सेल को भी 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स चाहिए होंगे। तो फिर ये बाकी 23 पेयर्स कहां से आएंगे, क्योंकि इस सेल के पास तो सिर्फ एक सेट है। तो इस मसले को हल करने के लिए माइटोसिस से पहले इंटरफेस में, खास तौर पर एस फेज में डीएनए रेप्लिकेट होता है। तो एस फेज के आखिर में डीएनए रेप्लिकेट हो चुका होता है और अब यहाँ 40 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद हैं। और उन्हीं फेजेस के दौरान ये 40 पेयर्स दो हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं, यानी दो 23 पेयर्स के सेट। और फिर इनमें से हर 23 पेयर्स दो डॉटर सेल्स में तकसीम कर दिए जाते हैं। तो इसीलिए ये चार स्टेजेस न्यूक्लियस को तकसीम करने के लिए होती हैं, खास तौर पर डीएनए को। तो ये अमल कैरियोकाइनेसिस कहलाता है और ये इस बात को यकीनी बनाता है कि हर डॉटर सेल को क्रोमोसोम्स की मतलूबा तादाद मिल जाए। प्रोफेज शुरू करने से पहले जरा याद कर लें कि सेल इंटरफेस के आखिर में, खास तौर पर G2 फेज के आखिर में कैसा नजर आता है। इसके पास अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी मुकम्मल होती है, न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है और डीएनए क्रोमेटिन की शक्ल में होता है। अब क्रोमेटिन दरअसल डीएनए फाइबर्स का बहुत ज्यादा कोइल्ड नेटवर्क होता है, जिसके साथ आरएनए और दूसरे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। माइक्रोस्कोप के नीचे ये ऐसे नजर आता है जैसे धागे का उलझा हुआ गोला हो। लेकिन याद रखें कि चूंकि सेल एस फेज से गुजर चुका है, इसलिए क्रोमेटिन में अब रेप्लिकेटेड डीएनए मौजूद है। जब न्यूक्लियस में डीएनए रेप्लिकेट हो रहा होता है तो साइटोप्लाज्म में भी एक चीज होती है जिसे सेंट्रोसोम्स कहते हैं और ये भी एस फेज में रेप्लिकेट होते हैं। तो हर सेल के पास एक सेंट्रोसोम होता है और एस फेज में ये तकसीम होकर दो सेंट्रोसोम्स बना लेता है और हर सेंट्रोसोम दो सेंट्रियोल्स पर मुश्तमिल होता है। ये जो ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं, ये सेंट्रियोल है। अब ये सेल माइटोसिस में आगे बढ़ता है जहां पहला फेज प्रोफेज है। अब प्रोफेज माइटोसिस का सबसे लंबा फेज होता है क्योंकि इसमें काफी कुछ होता है। अक्सर हमारी आसानी के लिए इसे इंटरमीडिएट फेजेस में तकसीम किया जाता है,
जैसे अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज या फिर प्रोमेटाफेज। प्रोफेज के शुरू में सेल कुछ इस तरह नजर आता है। और सबसे अहम बात जो प्रोफेज के शुरू होते ही हो रही होती है वो ये है कि क्रोमेटिन सिकुड़ कर क्रोमोसोम्स बनाता है। क्रोमोसोम्स वो डीएनए के स्ट्रक्चर्स हैं जिनसे हम वाकिफ हैं। ये एक्स शेप के स्ट्रक्चर जिन्हें हम पहचानते हैं ये क्रोमोसोम है। और जैसे ही प्रोफेज शुरू होता है क्रोमेटिन सिकुड़ कर क्रोमोसोम्स बनाता है। तो जैसे ही क्रोमोसोम सिकुड़ रहे होते हैं हम देख सकते हैं कि हर क्रोमोसोम 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स पर मुश्तमिल होता है। और जैसे जैसे क्रोमोसोम्स मजीद सिकुड़ते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स प्रोफेज के दौरान और ज्यादा वाज़ेह हो जाते हैं। तो वो सेंट्रोसोम्स जो पहले एक दूसरे के करीब थे प्रोफेज में सेल के मुखालिफ सिरों की तरफ हरकत करना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही सेंट्रोसोम्स मुखालिफ सिरों की तरफ जाते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स भी सेंट्रोसोम से निकलती हैं और ये ट्यूब जैसी माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलकर माइटोटिक स्पिंडल एपरेटस या स्पिंडल एपरेटस बनाती हैं और ये क्रोमोसोम्स को असल में तकसीम करने के लिए बहुत अहम है। अब प्रोमेटाफेज को आप एक इंटरमीडिएट फेज समझ सकती हैं जो प्रोफेज और मेटाफेज के दरमियान होती है। इसे लेट प्रोफेज भी कहा जा सकता है। प्रोमेटाफेज में काफ़ी कुछ होता है। प्रोफेज के आगे बढ़ने की सबसे अहम निशानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का घुलना है। ये घुलना शुरू हो जाती है। अब ये क्यों ज़रूरी है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो है जो न्यूक्लियस को ढांपती है और इसी की वजह से डीएनए न्यूक्लियस के अंदर रहता है। अगर डीएनए न्यूक्लियस के अंदर है तो वो साइटोप्लाज्म में नहीं जा सकता और इसे साइटोप्लाज्म में जाना जरूरी है ताकि वो 2 नई सेल्स में तकसीम हो सके। डीएनए के साइटोप्लाज्म में जाने के लिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को घुलना पड़ता है और प्रोफेज के आखिर तक जब मेटाफेज शुरू होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मुकम्मल तौर पर घुल चुकी होती है। क्रोमोसोम्स मुकम्मल तौर पर सिकुड़ कर 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स में बदल चुके होते हैं। ये बिल्कुल वाज़े नजर आ रहे होते हैं और दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे से सेंट्रोमियर पर जुड़े होते हैं। सेंट्रोमियर्स मुकम्मल तौर पर सेल के मुखालिफ सिरों यानी मुखालिफ पोल्स पर पहुंच चुके होते हैं और वहां से मजीद माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलना शुरू हो जाती हैं और इन माइक्रोट्यूब्यूल्स में से हर एक आकर दोनों तरफ की सिस्टर क्रोमेटिड से जुड़ जाती है। तो इस सेंट्रोमियर से निकलने वाली माइक्रोट्यूब्यूल आकर इस सिस्टर क्रोमेटिड से जुड़ती है। इस सेंट्रोमियर से निकलने वाली माइक्रोट्यूब्यूल आकर इस सिस्टर क्रोमेटिड से जुड़ती है। इस जगह पर माइक्रोट्यूब्यूल साइटोस्केलेटन के तौर पर जुड़ती है। इसे काइनेटोकॉर कहते हैं और काइनेटोकॉर दरअसल सेंट्रोमियर का ही हिस्सा है। ये कोई अलग स्ट्रक्चर नहीं है बल्कि सेंट्रोमियर का ही हिस्सा है। और जैसे जैसे प्रोफेज मजीद आगे बढ़ता है माइक्रोट्यूब्यूल्स साइटोस्केलेटन को खींचती हैं ताकि सारे क्रोमेटिड्स एक ही प्लेन में आ जाएं। यही मेटाफेज में होता है। मेटाफेज की खास बात यह है कि क्रोमोसोम्स की तरतीब मेटाफेज प्लेट पर होती है जो कि सेल के दरमियान एक फर्जी प्लेट है। अब ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है ताकि सिस्टर क्रोमेटिड्स सही तरीके से अलग हो सकें और साथ ही सेल भी तकसीम हो सके। हम अभी थोड़ी देर में इस पर आएंगे। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि यहाँ 2 तरह की माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। एक वो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो काइनेटोकॉर के जरिए सिस्टर क्रोमेटिड से जुड़ी हुई हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल एक सिस्टर क्रोमेटिड से जुड़ी हुई है। उन्हें काइनेटोकॉर माइक्रोट्यूब्यूल्स कहा जाता है। और कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स ऐसी हैं जो एक सिरे से निकलकर दूसरे सिरे से निकलने वाली माइक्रोट्यूब्यूल से जुड़ जाती हैं। ये बस एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। उन्हें पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स कहा जाता है। अब काइनेटोकॉर माइक्रोट्यूब्यूल्स और पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स का काम क्या है? हमें 2 तरह की माइक्रोट्यूब्यूल्स क्यों चाहिए? ये समझने के लिए आए माइटोसिस के अगले फेज की तरफ चलते हैं।
एनाफेज की खास बात यह है कि सिस्टर क्रोमेटिड्स सेल के मुखालिफ पोल्स की तरफ अलग हो जाती हैं। तो ये दोनों शुरू में यहां सेंटर पर एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। अब माइक्रोट्यूब्यूल इसको इस तरफ खींच रही है और ये माइक्रोट्यूब्यूल इसको इस तरफ खींच रही है। अब माइक्रोट्यूब्यूल क्रोमेटिड को कैसे खींचती है? होता यह है कि काइनेटो को माइक्रोट्यूब्यूल्स छोटी हो जाती हैं। तो ये शुरू में मेटाफेज प्लेट पर इतनी लंबी थी। ये माइक्रोट्यूब्यूल शुरू में इतनी लंबी थी, जैसे जैसे ये छोटी होती है। ये अभी भी इस सिस्टर क्रोमेटिड के काइनेटोकोर से जुड़ी हुई है, ठीक है। ये सिस्टर क्रोमेटिड्स को अलग करती है और इसे सेंट्रोमियर पहले इस पोल की तरफ खींचता है। तो ये सेंट्रोमियर है, ये सेल के पोल की तरफ है। तो ऐसे ही माइक्रोट्यूब्यूल्स छोटी होती हैं और सिस्टर क्रोमेटिड्स को अलग कर देती हैं। तो जैसे ही काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स छोटी होती हैं और सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग हो जाती हैं, अब उन्हें डॉटर क्रोमोसोम्स कहा जाता है। तो ये काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स का काम है। अब पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स का क्या? अगर आपने गौर किया हो तो सेल की शक्ल पूरी तरह गोल नहीं है, जबकि पिछले फेजेस यानी प्रोफेज और मेटाफेज में सेल्स ज्यादा गोल थे और ये कुछ हद तक ओवल शक्ल में है। इस सेल की शक्ल में तब्दीली पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स के लंबे होने की वजह से आती है। तो ये पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स लंबी हो जाती हैं, जिससे सेल लंबा हो जाता है। और सेल इलॉन्गेशन इसलिए ज़रूरी है ताकि सेल आखिर में दो हिस्सों में तकसीम हो सके। टेलफेज माइटोसिस का आखिरी फेज है। टेलफेज को आप प्रोफेज का उल्टा भी समझ सकते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा बनना शुरू हो जाती है और क्रोमोसोम्स जो अभी तक साफ नजर आ रहे थे, अब दोबारा डिकंडेंस होकर क्रोमेटिन बनना शुरू हो जाते हैं। तो क्रोमोसोम्स असल में तभी बनते हैं जब सेल डिवाइड करता है, और वो भी सिर्फ इस फेज में और फिर मेटाफेज में दाखिल होते हैं, तभी ये साफ नजर आते हैं। कैरियोकिनेसिस के बाद, यानी जब सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग हो जाते हैं, क्रोमोसोम्स दोबारा डिकंडेंस होकर क्रोमेटिन बनना शुरू हो जाते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स भी गायब होना शुरू हो जाती हैं। उन्होंने सिस्टर क्रोमेटिड्स को सेल के मुखालिफ पोल्स तक पहुंचा दिया है और अपना काम पूरा कर लिया है, तो ये भी गायब होना शुरू हो जाती हैं। तो अब बस एक ही काम रह गया है, और वो है असल में दो सेल्स को अलग करना, जिसे साइटोकाइनेसिस कहते हैं। और साइटोकाइनेसिस के होने के लिए क्लीवेज फेरो बनता है। तो क्लीवेज फेरो ही सेल को दो सेल्स में तकसीम करता है। ये सेल्स अभी भी एक दूसरे से थोड़ा जुड़े हुए होते हैं। जैसे जैसे क्लीवेज फेरो गहरा होता जाता है, सेल दरमियान से दबकर दो सेल्स में तकसीम हो जाता है। अब ये प्रोसेस काफी सिंपल है और एनिमल सेल्स में बगैर किसी मुश्किल के हो जाता है। लेकिन प्लांट सेल्स में एक कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, और वो है सेल वॉल की मौजूदगी। सेल वॉल भी दोबारा बनना शुरू हो जाती है जब प्लांट सेल डिवाइड हो रहा होता है। तो यहाँ प्लांट सेल को देखें जो स्टेन किया गया है। इसमें सेल्स को माइटोसिस के मुख्तलिफ स्टेजेस में दिखाया गया है। अगर आप खास तौर पर इस सेल पर ध्यान दें तो आप देखेंगे कि ये एक्टिव टेलोफेज है। आप साफ देख सकते हैं कि सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग हो चुके हैं और इन दो सेल्स के दरमियान एक हल्की सी लाइन नजर आ रही है। ये लाइन सेल प्लेट है और सेल प्लेट नई सेल वॉल बनने का आगाज होती है। तो साइटोस्केलेटन के आखिर में सेल अपनी तकसीम मुकम्मल कर चुका होता है और दो नए सेल्स बन जाते हैं, और हर सेल के पास क्रोमोसोम्स का पूरा सेट भी होता है, लेकिन ये क्रोमोसोम की शक्ल में नहीं होता। ये क्रोमेटिन की शक्ल में होता है, जहां पूरा DNA मौजूद होता है, जो पेरेंट सेल के बिल्कुल जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है, यानी DNA सीक्वेंस में कोई फर्क नहीं होता। तो माइटोसिस के नतीजे में जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल बनता है।